जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब हम ये समझ रहे हैं कि जब बेसिक का ये कॉन्सेप्ट, इतने हम राशियां भाव सब समझ आए हैं, ग्रह, तो हमें छोटे छोटे बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए कि ग्रह प्रिडिक्शन देते कैसे हैं। क्योंकि अगर हम ग्रह प्रिडिक्शन करते वक्त इसी कंफ्यूजन में खोए, हमें खुद को ये जज करना नहीं आ रहा कि ग्रह शुभ है अशुभ है, डिग्निटी उसकी कैसी है, पीड़ित है, जो भी पॉइंट्स हैं, तो फिर हम उसको कैसे प्रिडिक्शन में यूज करेंगे। इसके लिए सबसे जरूरी है कि ये देखना कि ग्रह कब शुभ अशुभ या ग्रह कब पीड़ित हो रहे हैं। ग्रह पीड़ित होते हैं, उनके अलग अलग पॉइंट्स बुक्स में बताए गए हैं और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, वो भी साथ में देखेंगे। लेकिन ग्रह पीड़ित होते हैं जब वो 6 8 12 भावों में बैठे हों। पहला पॉइंट है, ग्रह 6 8 12 भाव में बैठे हों। ग्रह पाप प्रभाव में, मतलब ग्रह के साथ में राहु केतु बैठे हो, शनि बैठे हो शुभ ग्रह के साथ में, तो ग्रह पाप प्रभाव में हो। पर जो सबसे स्ट्रोंग माना जाता है, राहु केतु का साथ बैठना ग्रह की पीड़ा मानी जाती है। ग्रह नीच का हो गया हो, ग्रह शत्रु राशि में हो, ग्रह पाप कर्त्री में हो। पाप कर्त्री मतलब जहां भी ग्रह बैठा है उससे पहले घर में और उसके बाद में घर में कोई पाप ग्रह बैठा हो। अभी मैं आपको एग्जाम्पल चार्ट में भी दिखाऊंगी। ये सारे पॉइंट ग्रह को पीड़ा देते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ त्रिक भाव 3 6 12 में, सॉरी 6 8 12 में जाने से कोई ग्रह ये नहीं हो गया कि वो बिल्कुल ही खराब हो गया। जैसे जैसे उसमें पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे कि वो 3 6 6 8 12 में भी है, फिर वहां पे वो राहु केतु के साथ में भी बैठा है, फिर वहां पे वो शत्रु राशि के अंदर भी बैठा है, नीच भी हो जा रहा है। जैसे जैसे उसके पॉइंट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो उसके फल में दिक्कत, या पहले वो न्यूट्रल भी हो सकता है सिंपल, और फिर वो नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन उस पे कैसे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। और हमें ये कभी भी नहीं भूलना है कि वो क्या लगन बना है और उस लगन के हिसाब से वो ग्रह क्या बन रहा है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि मिथुन लगन के लिए शनि कैसे उनकी कुंडली में अपनी दशाओं में बुरा फल दे रहे हैं। तो ये कभी नहीं भूलना कि वो लगन क्या है और किन किन भावों का स्वामी बनकर वो किस भाव में जा रहे हैं। त्रिक त्रिक भाव के स्वामी अगर नीच के हो जाएं, त्रिक भाव के स्वामी 6 8 12, मैं इसमें 3 भी लूंगी, 6 8 12 3 के स्वामी अगर नीच के हो जाएं या उनमें कोई नीच ग्रह आकर बैठ जाए, तो ये अपने आप में एक राजयोग का नाम दिया गया है इसमें, जो अच्छा है। आपको मैं एक सिंपल सी बात पूछना चाहूंगी, त्रिक भाव त्रिषणाय के स्वामी अच्छे नहीं कहे गए, जो हमें पीड़ा देते हैं। तो पीड़ा देते हैं, तो अगर वो भाव के स्वामी नीच के हो जाएं तो अच्छा है ना, आपको पीड़ा कम मिलेगी। अगर वही उनमें नीच का हो जाए ना, मतलब कंफर्टेबल नहीं है, उनमें बल कम है, अपने कारक तत्व या जिन जिन भावों के आपकी कुंडली में उनको विभाग मिले हैं, उन भाव के कारक तत्व देने के लिए, तो अगर वो नीच हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो वो बुरे प्रभाव कम देंगे। और यहीं पर वो बली हो जाते हैं। अगर आपके मार्ग भाव के स्वामी बली हो जाएं, कि आपके मार्ग भाव के स्वामी अगर 12th हाउस में उच्च के हो जाएं, और या मार्ग त्रिक के स्वामी उच्च के हो जाएं, तो दिक्कतें पीड़ाएं उतनी ही आएंगी। तो ये चीजें हमेशा, मैंने बोला ना, हमेशा उच्च के ग्रह, ये सोचना आंख बंद करके कि उच्च के ग्रह अच्छे हैं, और हमेशा ये सोचना कि उच्च के ग्रह बुरे हैं, नीच के ग्रह बुरे हैं, ये जज डिपेंड्स आपके चार्ट में वो कैसी पोजीशन, कैसे भाव लेके बैठे हैं। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि ग्रह पीड़ित कब होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ में हम देखते हैं, हम ये भी समझेंगे इसमें साथ में कि भाव पीड़ित कब होते हैं, तो भाव कब अपने अच्छे फल देते हैं, उसमें कारक भी फिर हम इंक्लूड करेंगे, भाव भावेश और कारक, और उसमें बैठे ग्रह के हिसाब से। कोई भी अगर ग्रह पीड़ित होता है तो सबसे पहली चीज ये कही जाती है कि ग्रह 2 या 2 से अधिक पाप प्रभाव में होना चाहिए। अपनी नेगेटिव फल देने के लिए ग्रह को 2 या 2 से अधिक पाप प्रभाव में होना चाहिए। सभी बुक्स में आपने पढ़ा होगा। तो दो या मान लीजिए, जैसे यहाँ पर आप कोई भी ग्रह देख लीजिए। सबसे पहले किसी कुंडली को जज करने का जो हमारा तरीका है, हमें लगन लग्नेश की स्ट्रेंथ, पंचांग मैं इसके बाद ऐड करूंगी, क्योंकि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई ग्रह कब पीड़ित, तो तब मैं अपना पंचांग का अपना चैप्टर इसमें ऐड करूंगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको सब, कोई भी ग्रह स्व राशि में होता है बहुत बढ़िया है, चाहे वो किसी भी भाव में हो, चाहे वो त्रिषणाई में हो, चाहे वो त्रिक भाव में हो, कोई भी ग्रह अपनी राशि में अच्छा होता है। तो ये तो वो, क्योंकि वो कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि जो लगन का स्वामी है लग्नेश, वो अष्टम में गया है।
बहुत बड़ा ये बना हुआ, अरे लगन का स्वामी अष्टम में गया, ये बहुत खराब हो गया। क्या खराब हो गया? क्या हमें ये पता है क्या खराब हो गया? लगन का स्वामी का अष्टमेश में जाना मून के साथ और शत्रु राशि के अंदर जाना, ये कहता है कि उसको शारीरिक लगन क्या दिखाता है। लगन हमारा पूरा जीवन, ओवरऑल हमारा जीवन कैसा रहेगा, हमारी शारीरिक संरचना और हमारे स्वभाव और बहुत सारी चीजें दर्शाता है। मेन चीजें ये हैं। तो लगन के स्वामी का अष्टम में जाना, आप मतलब जीवन में कुछ ना कुछ हेल्थ से संबंधित दिक्कतें रहेंगी और जीवन में थोड़ा संघर्ष रहेगा। तो इतना ही है। मार्स का अष्टम में जाना कहता है कि आपको चोट लगती रहती है या आपके कट लगते रहते हैं, बेवजह के फ्रैक्चर जो लोगों को बोन्स टूटने के, वो चलता रहता है, छोटे छोटे एक्सीडेंट ये सब चलता रहता है। मार्स अगर, मंगल अगर अष्टम में हो, लग्नेश अष्टम में हो, तो आपके साथ ये सब चीजें घटित होती रहती है। उसके बाद मार्स पर किसी भी और किसी पाप प्रभाव, पाप स्वामी का प्रभाव नहीं है। एक तो मार्स गया है अष्टम में और शत्रु राशि के अंदर बैठा है, 2 पॉइंट यहाँ पर मिल गए। लेकिन आप सीधा सीधा ये नहीं कहेंगे कि वो बहुत ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि लग्नेश को हमेशा शुभ कहा गया है, लग्नेश को हमेशा कहा गया है कि वो दूषित नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अष्टम में जाने के बाद हम ये देखेंगे कि इस जातक का नेचर कैसा है। इस जातक का नेचर, स्कॉर्पियो राशि मैंने आपको बताई, अभी मैंने 2 या 3 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है स्कॉर्पियो राशि का, आप वो जाके पढ़ सकते हैं, बिच्छू और स्कॉर्पियो नेटिव के नेचर में क्या समानताएं हैं। और यहीं पर ये कालपुरुष के कुंडली, मतलब कुंडली के अष्टम भाव में गया मंगल, तो उनमें स्कॉर्पियो राशि के और अष्टम, उनकी जो पर्सनैलिटी होगी तो सिक्रेटिव होगी, ये इसमें नेचर मिलता है। हम ये कहेंगे सिक्रेटिव होगा उनका नेचर, जल्दी से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। मून भी अष्टम में गया, जल्दी से हर चीज को बोलेंगे नहीं। लेकिन ये सारी चीजें हम जज करेंगे ऐसे कैसे। यहाँ पर वीनस को देख लीजिए, वीनस पर कोई पाप प्रभाव नहीं है, भले ही वो त्रिक भाव में है, पर वीनस पर कोई भी पाप प्रभाव नहीं है। और वीनस यहाँ पर स्व राशि का हो रहा है। मैंने बोला कोई भी ग्रह स्व राशि का हो अच्छा है। यहाँ पर आप मरकरी को देखिए, मरकरी यहाँ पर राहु केतु एक्सेस में आ गया, स्व राशि का है, उच्च का है, और राहु केतु एक्सेस में आ गया। ये बोलेंगे आप इसको पीड़ा, क्योंकि यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि भी उसके ऊपर आ रही है, और राहु केतु एक्सेस में भी मरकरी का आना, मरकरी बुद्धि का कारक है, उच्च का होना मतलब बुद्धि बढ़िया है और साथ में पीड़ित है। तो मंगल राहु केतु तामसिक ग्रह हैं। तो आप देखेंगे कि इस इनकी जो बुद्धि नेगेटिव वे में, नेगेटिव इनका जो ध्यान है, नेगेटिव तमस की चीजों की तरफ या नेगेटिविटी की चीजों की तरफ, या ज्यादा नेगेटिव सोचने की तरफ, ज्यादा बुद्धि का यूज करने की तरफ, अच्छी तरफ नहीं गलत तरफ भी जाएगा। यहाँ से हमें पता लगता है किसी ग्रह को जज करने का। खाली वीनस के 12th हाउस में बैठे विदाउट एनी एस्पेक्ट, विदाउट एनी पाप प्रभाव, हम ये नहीं कहेंगे वीनस खराब हो गया सिर्फ त्रिक भाव में जाने की वजह, 12वें में गया है तो वीनस खराब हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। स्व राशि का बैठा है बिना किसी दृष्टि के। उसके बाद हम दूसरी कुंडली देखते हैं। यहाँ पर सेम आप चंद्रमा को देखिए। सबसे पहले चंद्रमा मन के कारक बोले गए हैं, और चंद्रमा की स्ट्रेंथ देखने के लिए पक्ष बल, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को बहुत बल दिया गया है। उसके साथ में पापी और शुभ चंद्रमा के बारे में बताया गया है कि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा दशमी से लेकर शुक्ल पक्ष के षष्ठी तक चंद्रमा अच्छा नहीं बोला गया है, पापी बोला गया है, क्योंकि वो अमावस से 5 दिन पहले, अमावस के 5 दिन बाद का चंद्रमा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा त्रिक भाव में गया है, 12वें भाव में, और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, सूर्य से निकल के, अमावस से निकल के ये बाहर गए हैं, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, और इस चंद्रमा पर कोई भी दृष्टि नहीं है, और ये 9 नंबर मित्र की राशि के अंदर है, इसमें कोई भी दृष्टि नहीं है। कोई भी दृष्टि का ना होना मतलब इस चंद्रमा को अपने डिसीजन, जैसे बुध पर, बुद्धि पर इतने ग्रहों का प्रभाव आ गया, तो बुद्धि डिसीजन लेने में बहुत सारे लोगों की सुनेगी, क्योंकि बुध तो वैसा जैसा बिठाओ, मन भी वैसा है जैसे आप लोगों से विचार लो। तो बुध यहाँ पर पिछली कुंडली के अंदर बुध की बुद्धि, वो तमस को जल्दी अट्रैक्ट कर, ज्यादा लोगों के प्रभाव में आएगा, ज्यादा लोगों की बातों मानेगा, ये उसकी वजह से अपनी बुद्धि को चेंज कर लेगा। यहाँ मून किसी भी ग्रह की दृष्टि में नहीं है, तो मून की अपनी सोच है, अपना मन है, अपनी चीजें हैं कि वो कैसे सोचे, कैसे समझे, कैसे माने। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। इसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मून सिर्फ त्रिक में बैठ जाने से खराब नहीं है। बहुत पॉइंट है कि मैम यहाँ पे तो गुलिका मांडी भी आ गया, मैम लेकिन पहला पॉइंट, ये सारे पॉइंट बाद के हैं, लेकिन बेसिक जब समझना होता है हमें
कि मून पर कोई भी एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन मून का एक है कि मून पाप कर्तरी में है। मार्स पिछले घर में मंगल है और अगले घर में केतु है। पाप कर्तरी में आने की वजह से मून को मैं ये बोलूंगी कि प्रैक्टिकल ज्यादा है जातक। त्रिक भाव में गया, पाप कर्तरी में आया, तो जातक प्रैक्टिकल ज्यादा है, इमोशंस थोड़े से कम है, बस इतना आप कहेंगे। लेकिन आप ये बोलना कि मन तामसिक हो गया, ये इस तरह से क्योंकि 9 नंबर जो राशि है वो सात्विक राशि है, तो ये हमको थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा कि ग्रह कब पीड़ा में आते हैं। यहाँ पर अगेन आप 10th हाउस को देखते हैं, 10th हाउस भी पाप कर्तरी में है, एक तरफ सैटर्न है, दूसरी तरफ मार्स है। 11th हाउस को देखते हैं तो 11th हाउस शुभ कर्तरी में है। जब का पाप कर्तरी होता है तो शुभ कर्तरी भी होता है, एक तरफ मरकरी है, शुभ ग्रह है, और दूसरी तरफ मून है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। अब अगर हम इस इंसान का नेचर देखें कि इंसान का नेचर कैसा बनेगा, इंसान का नेचर मकर राशि के स्वामी शनि और केतु, केतु कैसा बिहेव करते हैं, जैसा राशि के स्वामी की स्थिति अच्छी है, त्रिकोण में बैठे हैं, मित्र राशि के अंदर बैठे हैं, तो उसकी स्थिति अच्छी है, तो केतु और सैटर्न का जो मिक्स होता है, सैटर्न का ज्यादा लोगों के बीच में इन्वॉल्व नहीं होना, अकेले रहना पसंद, अपने विचारों में खोए रहना पसंद, बहुत ज्यादा सोशल गैदरिंग है, सोशलाइज वाली लाइफ नहीं होना, चुप रहना, एडजस्टमेंट करने के, सैटर्न की साइन है तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और मतलब केतु लगन में हो तो आप हावी नहीं होते हैं लोगों पर, आप लोगों मतलब डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करते हैं, और तभी आप सक्सेस होते हैं। केतु लगन में हो और शनि की राशि में तो इनका नेचर ऐसा होगा। यही केतु अगर मंगल की मेष एग्रेसिव राशि में होता तो उनका नेचर झुकने का नहीं होता। तो डिपेंड्स ऑन केतु और राहु की पूर्णतः प्रिडिक्शन उनके राशि स्वामी की स्थिति कुंडली में कैसी है उसके ऊपर जाती है। तो ये ऐसे हम नेचर प्रिडिक्ट करेंगे। और भावों के ग्रहों का मून यहाँ पर पापकर्तरी और त्रिक भाव में है तो 2 पॉइंट मिलते हैं, तो वो प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन सोच तामसिक नहीं होगी, क्योंकि किसी भी तामसिक ग्रह का प्रभाव इनके ऊपर नहीं है। ये भाव पापकर्तरी के अंदर, तो चंद्रमा पापकर्तरी के अंदर है, सात्विक राशि के अंदर है। उसके बाद ये किसी भी चार्ट को जज करने का एक तरीका है। अब हम लगन को देखते हैं। लगन पहले हम ये देख ले स्वभाव कैसा होगा, अब शारीरिक संरचना कैसी होगी। शारीरिक संरचना के लिए इनके केतु के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जुपिटर की दृष्टि है, राहु की दृष्टि ऐसे नहीं बोलते क्योंकि वो राहु केतु एक्सेस है, वो एक ही है। जुपिटर की पंचम दृष्टि इनके लग्न पर है, तो जुपिटर और केतु जैसा इनका बॉडी फिजिक होगा, मेन केतु जैसा होगा। सैटर्न मकर राशि के अंदर सांवला कलर हो सकता है, केतु है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है लगन को, लेकिन जुपिटर बचा रहा है, तो बचपन में आपको कोई बीमारी दे सकता है, बचपन में कोई स्ट्रगल दे सकता है आपको, उसके बाद लेकिन जुपिटर है तो आपको बचाएगा जरूर उस बीमारी से। इस तरह से हमको इसको समझने की जरूरत है कि ग्रह कब पीड़ित होते हैं और कब शुभ होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक कुंडली देखिए, यहाँ पर मैं नीच का एग्जाम्पल लेके आई हूँ। सबसे पहले फिर हम लगन को देखते हैं कि लगन कैसा है। पिछली कुंडली के अंदर लगन जो था, केतु लग्नेश सैटर्न था, लेकिन 2 शुभ ग्रह के प्रभाव में था, वीनस एंड जुपिटर। तो शुभ और अच्छी राशि में था, शुभ राशि में, तामसिक राशि है लेकिन उसका राशि स्वामी मरकरी है, और जो अच्छी पोजीशन में कुंडली में केंद्र में बैठा है, तो ये तो एक केंद्र त्रिकोण का संबंध भी है। तो यहाँ पर ये सैटर्न की ये पोजीशन उसके लग्न को बल देती है, भले ही सूर्य नीच का हो, ये भी सूर्य नीच का है, और उसका डिस्पोजिटर भी वो हम बाद में करेंगे, लेकिन लग्न की हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो ये लग्न को बल देती है। ये जो सिचुएशन है लगन को खराब नहीं करती है, क्योंकि लग्नेश है, शुभ ग्रहों के साथ में बैठा है। और ये मैंने बोला था त्रिक त्रिक भावों का नीच का होना, त्रिक भावों के स्वामी का नीच का होना अपने आप में राजयोग है। तो यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी सूर्य नीच के होके 10th हाउस में है, तो ये इनका करियर अच्छा है, स्टेबल नहीं है। उसके और भी तरीके हैं करियर, हम जब करण को इसमें ऐड करेंगे तब देखेंगे हम, लेकिन करियर वैसे अच्छा है। तो इस तरह से हम चार्ट को जज करेंगे। अब सेम चार्ट मैं आपको दूसरा चार्ट दिखाती हूँ। यहाँ पे लग्नेश की स्थिति देखिए, लगन में कोई ग्रह नहीं है, लग्नेश जाकर नीच के हो रहे हैं राहु मार्स और मरकरी के साथ, और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इसमें नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर पिछली कुंडली के अंदर मैंने बोला था कि लग्नेश अच्छा है, त्रिकोण में बैठा शुभ ग्रहों के साथ है, तो पर्सनैलिटी अच्छी है।
भीड़ में भी ओवरऑल आपको पर्सनैलिटी का जो ओरा होता है ना वो दिख जाता है कि जातक का लग्नेश बली है, उसकी एनर्जी स्ट्रोंग है, वो भीड़ में भी अपने आप को मेंटेन करके चलता है, या उसकी आवाज में, उसकी बोलने में वजन है, उसकी प्रेजेंस में वजन है, ओवरऑल उसकी हेल्थ अच्छी है। ये सारी चीजें आप इसके लिए बोल सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरा चार्ट है उसमें सूर्य नीच के हो रहे हैं, सिर्फ नीच के नहीं, यहाँ पर राहु और मार्स के साथ पाप ग्रह के प्रभाव में आ रहे हैं लग्नेश। तो आप ये बोलोगे कि जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू तो लगता है। ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी ओरा में वो स्ट्रोंगनेस नहीं है, ओरा भी तामसिक है, अपने ओरा के लिए इनको बहुत काम करना पड़ता है, अपने का आपको पॉजिटिव रखने के लिए बहुत मेंटेनेंस चाहिए, मेडिटेशन वगैरह ये सब। ये तो बहुत जल्दी मतलब अपनी प्रेजेंस भीड़ में नहीं बना पाते और बहुत जल्दी नेगेटिव भी हो जाते हैं थॉट से। तो यहाँ पर सूर्य पापी हो रहा है, दो या दो से अधिक, एक तो त्रिक भाव में आ गया, एक त्रिक भाव में थोड़ी त्रिषणाई में आ गया, फिर नीच के हो गए, फिर राहु और मार्स के साथ में आ गए। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि तीन पाप, कोई भी ग्रह पीड़ित, पूर्णतः पीड़ित कब होता है, जब अपने फल नहीं दे पाता, तीन या तीन से अधिक, सॉरी, दो या दो से अधिक पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाए, तब वो पापी हो जाता है, पीड़ा में आ जाता है। उसको सपोर्ट देने के लिए शुक्र भी, शुक्र के उसको सपोर्ट सिर्फ शुक्र दे रहा है, भले ही वो स्कॉर्पियो राशि का हो। मंगल और स्कॉर्पियो में एक्सचेंज है, जो सबसे अच्छा योग है, एक्सचेंज योग, और जुपिटर की उस पर दृष्टि है। तो हमको इस तरह से चीजों को समझना पड़ेगा कि कैसे ग्रह अपना फल दे रहे हैं। अब मून को अष्टम में जब लोग देखते हैं तो बोलते हैं अरे मून अष्टम में है, ये तो बहुत कुछ उसके बारे में क्लासिक्स में लिखा गया है। लेकिन मून अष्टम में है, पर आप ध्यान से देखिएगा, मून पे कोई भी पाप दृष्टि नहीं है और ना ही मून पे कोई शुभ दृष्टि है। तो मून मन अपना काम कर रहा है। अष्टम में आने की वजह से एक्सप्रेसिव कम होगा, कम बोलता होगा, फीलिंग्स जल्दी जो लोगों के सामने ज्यादा शेयर नहीं करता होगा जब तक अगला आके पूछे नहीं। और बचपन में मून अगर खराब हो या लगन खराब हो तो बचपन में आपको हेल्थ इश्यू दिखाता है ये। यहाँ पर ये सब, यहाँ पर सूर्य अफ्लिक्शन में है, बहुत पीड़ित इसको बोलते हैं कि ये पीड़ा में है। यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि ग्रह पीड़ा में आते कैसे हैं। इसके बाद हम एक और कुंडली देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैंने क्या बोला, 6 8, 6 8, 3 6 8 12 में उच्च के ग्रह या उस ग्रह के स्वामी उच्च के नहीं होने चाहिए, जो आपके जीवन में संघर्ष और पीड़ा बहुत दिखाते हैं। ये कुंडली ऐसी है। इस कुंडली के अंदर जुपिटर उच्च के हो रहे हैं 6th हाउस के अंदर, मार्स उच्च के हो रहे हैं 12वें भाव में, और उसके स्वामी जो बनते हैं वो भी उच्च के हो रहे हैं 9वें भाव में। तो ये यहाँ पर संघर्ष, और वो साथ में नीच का ग्रह भी है और अष्टमेश भी है। तो ये ग्रह जीवन में संघर्ष दिखाते हैं आपके, आपको लीवर, जुपिटर से संबंधित लीवर संबंधित इशू दे सकते हैं, मार्स ब्लड संबंधित इशू दे सकते हैं, आईसीयू हॉस्पिटल के चक्कर कटवा सकते हैं आपको जब अपनी मार्स की दशाओं में, है ना। तो यहाँ पर हमें बस ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि सैटर्न लग्नेश भी है। अगर 12th हाउस के स्वामी है सैटर्न, तो लग्नेश भी, और लग्नेश का अच्छा होना कुंडली में बहुत जरूरी है आपके ओवरऑल जीवन के लिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी राजयोग तभी फलित होगा जब आपका लग्नेश बली हो। तो यहाँ पर लग्नेश का उच्च होना, उच्च का होना, केंद्र में उच्च का होना, कोई भी योग बनता है केंद्र त्रिकोण में बनना बहुत बढ़िया है किसी भी योग का, के स्ट्रेंथ को देखने के लिए कि योग कितना काम में जा रहा है। उसके बाद एक और चार्ट देखिएगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल अफ्लिक्शन किसको बोलते हैं। यहाँ पर जो लग्नेश है वो मून बनते हैं, और जो 12th हाउस में गए पहला अफ्लिक्शन, फिर शत्रु राशि में गए दूसरा अफ्लिक्शन, फिर मार्स और राहु जैसे ग्रहों के साथ, तामसिक ग्रहों के साथ बैठे तीसरा अफ्लिक्शन। तो ये लगन अफ्लिक्शन में आ गया, इस इनका भी ओरा ऐसा ही है, और जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत छोटी उम्र में बहुत सारी बीमारियां भी इनको हो गई थी। तो हमको यहाँ पर ये समझना है कि ग्रह पीड़ित कब होता है, भाव पीड़ित कब होता है, जब भावेश या भाव पाप कर्त्री में हो। भाव में जैसे 4th हाउस है इन जातक का, उच्च का सैटर्न बैठा है लेकिन उस पर राहु की दृष्टि है, तो भाव थोड़ा पीड़ित हो गया 4th हाउस। तो व्हीकल लेंगे तो सेकंड हैंड व्हीकल लेंगे, व्हीकल की वजह से दिक्कतें आएंगी इनको, जमीन प्रॉपर्टी भी ना की वजह से इनके लड़ाई झगड़े रहेंगे, क्योंकि दो ग्रह, तामसिक ग्रह प्रॉपर्टी वाले भाव में आकर बैठे हैं। तो ये घर में भी बहुत ज्यादा मतलब पीसफुल, मतलब खुद के दिमाग को मानसिक शांति नहीं रहेगी कहीं भी।
तो ये चीजें, तो क्योंकि दो पाप ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है चौथा भाव, तो भाव ऐसे पीड़ित होता है। और भावेश की स्थिति कैसी है, भावेश है मीनस वो लियो में गए हैं दूसरे भाव के अंदर, तो उनके ऊपर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि ना होना, सिर्फ केतु की दृष्टि उनको इतना एफ्लिक्शन में नहीं लेके जाती है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ग्रह पीड़ित कब होते हैं। ग्रह पीड़ित होने के पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ग्रह शत्रु राशि में हो, ग्रह त्रिक भाव त्रिषणाय भाव में हो, ग्रह नीच राशि का हो, ग्रह पाप कर्त्री में हो, और ग्रह पाप प्रभावों में हो, मतलब पाप ग्रहों के साथ में बैठा हो, शत्रु ग्रहों के साथ में बैठा हो, तब जाके वो पूर्णतः पीड़ित होता है और अपना नेगेटिव फल देता है। सिर्फ 12th हाउस में जाने से, जैसे मैंने वो मून का एग्जांपल दिखाया कि सिर्फ 12th हाउस में जाने से या 8th हाउस में जाने से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है और कोई वो खराब नहीं होता ग्रह। हाँ, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर, नीच का मतलब क्या है या शत्रु राशि का मतलब क्या है कि वो कंफर्ट जोन में नहीं है, अपने अपने डिलीवर नहीं कर पा रहा एक्चुअल जो उसकी स्ट्रेंथ है, जिन जिन भावों का उसको विभाग मिले हैं, बस यही है। जब उसको कंफर्ट जोन मिल जाता है, अपनी स्वय राशि मिल जाती है, तो वो उसका अच्छा फल देता है। और ये सब कुछ कब होता है, जब इनकी दशाएं चलती हैं, क्योंकि ग्रह एक्टिवेट कब होते हैं, गोचर में और दशाओं में, जब वो अपनी दशाओं का फल देते हैं। इस तरह से ग्रह पीड़ित होते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ ये बोलना कि 12th हाउस में चला गया मून तो खराब हो गया, सबसे पहले देखिए पक्ष बल के हिसाब से वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बन रहा, अमावस के बाद का, अमावस के पास में चंद्रमा बहुत प्रैक्टिकल बना देता है या इमोशन यहाँ पे, तो वो प्रैक्टिकल है, बैलेंस्ड है उनके इमोशन, पाप कर्त्री के अंदर है, तो थोड़ा सा उनका अफ्लिक्शन आया और एक वो 12th हाउस के अंदर गए। बाकी अच्छी राशि के अंदर बैठे हैं, राशि का स्वामी भी कुंडली में बहुत ज्यादा खराब नहीं बैठा है, तो हमको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि ग्रह का प्रभाव आता कैसे है। ग्रह फल देता है जिस राशि में बैठा है, जैसे मैंने उसमें आपको बताया कि चंद्र लग्नेश, लग्नेश की स्थिति कैसी है कि लगन कहाँ पर, लग्नेश कहाँ पर जाके बैठा, और उस लग्नेश का वीनस, जैसे वो नीच का लग्नेश था और तीसरे भाव में रहा, और वीनस था उसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि थी, तो उसको स्ट्रेंथ इतनी मिली हुई है, वरना इतना वीक लग्नेश आपका पाप प्रभाव में, इतने पाप प्रभाव में, लेकिन जो 7 नंबर की साइन है वीनस, उसका स्वामी के ऊपर जुपिटर की दृष्टि है, जो उनको दिक्कतें देगा पर उसमें से निकाल लाएगा। वैसे मकर लग्न की कुंडली में लग्नेश शनि सूर्य नीच के होते हैं, उसके वीनस भी नीच के होते हैं, लेकिन जुपिटर के साथ में बैठे हैं, तो दिक्कतें तो देंगे आपको करियर में, पर आपको उसमें से फिर निकाल लाएंगे क्योंकि शुभ प्रभाव है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि कोई ग्रह कैसा फल देता है पाप पीड़ा में आने के बाद। पाप पीड़ा पहले ये समझना जरूरी है कि पीड़ित किसको बोलते हैं और कितना पीड़ित होता है। अगली क्लास में हम लगन के हिसाब से भावेश के फल समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हर लगन के हिसाब से शुभ अशुभ, जो एक मैंने पिछले वीडियो में क्लास में मेरा वीडियो लगाया कि समझाने की कोशिश की कि हर लगन के हिसाब से कौन से ग्रह पीड़ित होते हैं, मैं आगे डिटेल में उसको एक्सप्लेन करूंगी। और भावेश कारक के हिसाब से कैसे भाव, भावेश और कारक तीनों को मिला के कोई किसी भाव का फल कैसे दे। आज तो हमने ग्रह समझा कि ग्रह पीड़ित कैसे होता है, अगली क्लास में हम समझेंगे कि भाव पीड़ित कैसे होते हैं और भाव के फल हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये 3 चीजों पे डिपेंड है, भाव, भावेश और कारक। उन तीनों को हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।